नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका आज की नई पेशकश में। रूस और यूक्रेन का संघर्ष एक ऐसा विषय है जो आज की तारीख में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया बस इसी बात पर नजरें टिकाई हुई है कि कब ये युद्ध विराम ले और लोग वापस से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सके। भारत के लिहाज से ये युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो गर्मा गर्मी चल रही है, क्या भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि कोई भी वॉर होता है तो इसमें ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो इसमें कोई ना कोई कंट्रीज़ एक दूसरे पे डिपेंड ही रहती है, सारी कंट्रीज़, तो ऑब्वियसली उनको भी खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ कि तेल की कीमत, हम बहुत हद तक रशिया पे डिपेंड करते हैं। हम लोग खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है तेल के लिए, हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो ये फ़र्क पड़ सकता है कि आर्थिक तौर पे जो है इंडिया के लिए ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी और हमें भी जो क्रूड ऑयल है और जितने भी ऑयल्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, इससे और सारी चीज़ें भी महंगी हो सकती है। कुछ हद तक भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि इंडिया और रशिया बहुत पुराने एलाइज है, तो इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स रशिया के साथ ही रही है, रशिया ने बहुत सपोर्ट किया है, तो आई गेस रशिया को सपोर्ट करना या उसके खिलाफ स्टैंड ना लेना बैकफायर कर सकता है इंडिया को। पहली चीज़ तो सेंसेक्स और जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डिप हो गया है, जिससे आर्थिक या फाइनेंशियल स्टेट पे आप अगर कहोगे तो वो ज़्यादा डिप होगा। उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई वार का सिचुएशन होती है या कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन कोई आती है, तो उस केस में सबसे पहले उस कंट्री की जो इकॉनमी है उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब क्योंकि यूएसएसआर जो पहले हुआ करता था 90 से पहले, अब जो रशिया हो गया तो वो उससे इंडिया को इनडायरेक्टली इंपोर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम कॉज हो रही है, क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल है या जो भी ऑयलिंग का चीज़ें हैं वो सारा रशिया की साइड से एक्सपोर्ट होता है। जैसा कि हमें पता है कि रशिया में बहुत ज़्यादा, रशिया एवं जो यूक्रेन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाईज़ हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल के और इवन आयरन ओर हैं, तो उस अगर उन पे सैंक्शंस लगते हैं तो और उनका एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी। इवन पेट्रोलियम इंडिया में भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड, तो हर कंट्री पे उतना ही फ़र्क पड़ेगा जितना इवन रशिया पे पड़ेगा। इस वजह से ज़्यादातर जो क्राइसिस आएंगे वो इकोनॉमी में है इंडिया के, और मेनली स्टॉक मार्केट। अभी वैसे भी न्यूज़ स्टार्ट होगी आना कि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो ऑलरेडी गिरने लग गए हैं एशियन कंट्रीज़ के। जो पब्लिक है उसको भी बहुत भुगतना पड़ सकता है, महंगाई हो सकती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं लगता कि भारत का कुछ खामियाजा रहेगा, क्योंकि भारत और रूस पहले से ही वैसे ही दोस्त रहे हैं। देखिए, अगर दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। मुझे वैसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारत को कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो भी होगी मोदी जी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। पेट्रोल वगैरह वैसे ही बहुत महंगा चल रहा है, कोरोना के वजह से इंडिया ने वैसे भी बहुत क्राइसिस झेले हैं और कंट्रीज़ ने भी झेले हैं, पर अगर वॉर होगा तो अनफॉर्चुनेटली जो रशिया के अगेंस्ट है वो लोग सैंक्शंस लगा सकते हैं। क्या यह कहना उचित होगा कि मोदी सरकार ने रूस और अमेरिका दोनों के बीच में एक संतुलित संबंध स्थापित करने में सफलता हासिल की है? जी हाँ, बिल्कुल। प्रयास बहुत अच्छा है, क्योंकि रशिया हमारा बहुत पुराना मित्र है और अमेरिका हमारा अभी नया मित्र है, तो दोनों के बीच में एक न्यूट्रल संबंध जो उन्होंने स्थापित किया है बहुत प्रशंसनीय है और प्रेरणादायक भी है। कुछ हद तक जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रम्प जब थे तब उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, मोदी जी ने जब सही किया था, एंड देन अब रशिया के साथ हमेशा से अच्छा रहा है, तो अब ये नहीं बोल सकते कि दोनों के इसमें, बट कुछ हद तक हाँ बोल सकते कि हाँ सही किया है। उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, एज एन गुडविल आप कह सकते हैं कि पूरी कंट्रीज़ के साथ कम्युनिकेशन है आज की डेट में इंडिया की। अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले इतना अच्छा गुडविल नहीं था, वन बायस सरकार थी जो पावरफुल है, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया को एक्शंस लेने पड़ते थे, बट अब यह है कि इंडिया न्यूट्रल होकर चलता है। जो मोदी जी के लिए कहीं पे एक इंडिया के लिए कहीं पे मोदी जी एज एन बेनिफिट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ इतना बोल नहीं सकते, वैसे अभी वॉर कंटिन्यू है ही, बट फिर भी अगर जिस तरह से न्यूज़ में आ रहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो भी बीच में वो कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं कि हाँ वॉर सुलझ जाए, और दोनों की तरफ मतलब कभी उन्होंने इस तरह से खुल के नहीं बोला कि हाँ मैं इसकी तरह हूँ, अनलाइक यूएस जो यूक्रेन के साइड है। ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने टाइम मोदी सरकार रही है बीजेपी ने मतलब कहीं ना कहीं है, मतलब हम कह सकते हैं हमारे रिलेशंस और कंट्री के साथ बहुत अच्छे हुए हैं। अभी तक तो जितना देख सकते हैं तो बैलेंस अभी दिख रहा है कि हाँ कि अभी बनाने में ठीक ठाक है।
इवन जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं जाना जाता था क्योंकि उसके पावर की वजह से। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हमें उतना मिला है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें इतना जाना माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल करे हैं और बहुत से अलग देशों के साथ भी किए हैं। बिकॉज पहले हमारे देश को कोई इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से रिस्पांस देता नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो हर जगह हमारे देश की वाहवाही हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना इंडिया सीख रही है बहुत अच्छे से, मैं कह सकती हूँ। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और जिस वजह से आप देखो इस टाइम पे जो समस्या चल रही है इनकी, उनको इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने समझौता नहीं करा, ना उन्होंने सुनी। और प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के साथ बहुत अच्छी, आप कह सकते हो कि दोस्ती बढ़ाई है, या जो भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो इंडिया ने स्टांस लिया है कि न्यूट्रल रहने का, वो सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि रशिया हमारा बहुत बड़ा एलाय रहा है। जब पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई थी तो यूएस ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, बट रशिया जो थी उसने यूएस का एक शिप भी इंटरसेप्ट किया था। तो जो इक्विपमेंट भी है, इवन जो इंडिया को जो इम्पोर्टर है इंडिया इतना बड़ा डिफेंस का, वो इसी की वजह से है क्योंकि रशिया हमें एक्सपोर्ट करता है। इवन S-400 जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी टैंक मिसाइल, वो हमें रशिया से मिलती है, जबकि यूक्रेन इतना बड़ा पार्ट प्ले नहीं करता है इंडिया के इंपोर्ट्स में। तो UNSC में भारत ने जो एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है रशिया के खिलाफ वोट ना कर, तो क्या ये कहना सही होगा कि इस वॉर में इंडिया रशिया का साथ दे रहा है? नहीं, समर्थन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल हो गया है। वो रशिया के आक्रमण को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं भारत। जैसे कि इंडिया एक न्यूट्रल देश ही है, तो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लेके अच्छा काम किया। बट जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान का जंग हुआ था तो यूएस ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, सिर्फ रशिया ही था जो इंडिया के साथ था। एंड आई गेस वो एक फैक्टर भी है, एंड बाकी जो हम रशिया के ऊपर डिपेंड भी है, जो अच्छा रिलेशनशिप भी है, तो उस कारण शायद उसके खिलाफ ना जाना सही किया है, न्यूट्रलिटी बनाना सही किया भारत ने। ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया ने ऑब्वियसली न्यूट्रल स्टांस लिया है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट करना ही चाहिए था रशिया को, क्योंकि रशिया हमारा पहले से ही बहुत बड़ा एलाय रहा है और इवन मदद भी की है। जब इवन यूएस और यूक्रेन, जब हमारा न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हुआ था तब यूक्रेन ने हमें अपोज किया था, बस रशिया जैसा कंट्री था जिसने हमें सपोर्ट किया था। इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, पर हम कह सकते हैं कि सेफ प्ले कर रहा है इंडिया, न्यूट्रल रहना चाहता है, क्योंकि पहले काफ़ी हमारे रिलेशंस ठीक थे रशिया के साथ, इस वजह से वो न्यूट्रल प्ले करना चाहता है कि कोई प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट ना आए। लेकिन उसने न्यूट्रलाइज करके ये बोल दिया कि ना तो हम आपकी तरफ हैं, ना ही हम अमेरिका की तरफ हैं। अभी हम इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते कि हाँ जो इंडिया है वो रशिया का ही सपोर्ट करेगा। हाँ ये है कि इंडिया के पास ऐसी, मतलब क्योंकि रशिया ने उनको पहले से ही सपोर्ट करते हुए आया है इंडिया को, तो हाँ एक थोड़ा सा होता ही है। बिल्कुल, मैंने कहा जैसे पहले भी कहा, जैसे दोस्ती की है तो निभाना तो पड़ेगा ही। तो वही वाली बात है कि फ्रेंडशिप की है उन्होंने तो उनको, और हमेशा हमारे साथ रूस खड़ा रहा है, तो अगर रूस को जरूरत है तो इंडिया भी खड़ी रहेगी। और मोदी जी ने सोचा है तो सोच समझ के ही सोचा होगा कुछ। जितना अभी वॉर चल रहा है, इतना एक्सटेंड तक जितना हुआ है, तो अभी वो बैलेंस में ही है इंडिया दोनों की तरफ से, यूक्रेन और रशिया। एक्चुअली डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है, बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री किसी वॉर में इन्वॉल्व होती है तो उसकी इकॉनमी डायरेक्टली 100 साल पीछे चले जाती है। तो मेरा जो पर्सनली ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया वैसी डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें अगर वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ की काफ़ी सारी, वैसे कोविड के कारण इन अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो एक नेगेटिव रीज़न होगा इंडिया के लिए कि वॉर में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शामिल होना। इंडिया का डिप्लोमेसी के थ्रू इस मैटर को सॉल्व करने का जो अप्रोच है वो किस हद तक सही है? ये तो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि वॉर एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी नहीं चाहेगा, और स्पेशली ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे तो हर कोई जो भी कंट्रीज़ है वो इम्पैक्ट होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इम्पैक्ट तो ज़रूर होगी। भारत का प्रयास बहुत अच्छा है, भारत कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेसी में बहुत आगे है। ये सही है, अब सबको युद्ध नहीं चाहिए, किसी को भी युद्ध नहीं चाहिए, तो भारत एक ऐसा, मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाया है कि एकदम पीसफुली जो वे में बातचीत करके जितना हो सकता है उतना है, ट्राइंग टू अवॉइड द वॉर, तो आई गेस ये सही कर रहा है। अब वो तो रशिया के ऊपर है कि अभी उनका क्या अंदर तक क्या केस है, क्यों उन्होंने इतना इन्वेंशन किया उन्होंने इतना लार्जर स्केल पे, तो अब देखते हैं क्या होता है। जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से
भारत की कूटनीति वैसे शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, सुषमा स्वराज के टाइम से, और अब जयशंकर प्रसाद जो उनको लीड कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये हमारी जो कूटनीति है, भारत की कूटनीति हमेशा ही सफल हुई है। तो सल्यूशन यही है कि हाँ, जो इंडिया कर रहा है कि डिप्लोमेसी के थ्रू या बातचीत के थ्रू मीडिएट करके दोनों को समझा के, अभी ये कूटनीतिक चीज़ें ही फ़िलहाल के लिए सही है। कोई नहीं चाहता कि वॉर हो। जहाँ तक मैं जानती हूँ भारत एकदम से पहले लड़ाई के पक्ष में रहता नहीं है, लेकिन अगर वो इस डिसीजन को ले रहे हैं तो ज़रूरत होगी तभी लिया जा रहा है। मेरे हिसाब से ये सबसे सही स्टांस है, क्योंकि रशिया से हमारा इंपोर्ट आता है, और अगर हम यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो पूरा जो नाटो है, पूरा अलायंस है, यूएस, यूके और जो पूरा यूरोपियन नेशंस है वो हमें अपोज करेगा, और हम पे भी सैंक्शंस लगेंगे, और ये अफेक्ट करेगा हमारे मार्केट को। ये समस्या ऐसा है कि देखना पड़ता है कि किस टाइम पे क्या ज़रूरत है। तो इस समय पे जो भारत का जो निर्णय था उस टाइम पे बिल्कुल सही था। तो क्या हम लोग ऐसा फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुतिन मॉडल के थ्रू ही इंडिया भी पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए हुए पीओके को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर सकता है? जैसे कि इंडिया हमेशा वॉर अवॉइड करता है, बट जैसे कि पाकिस्तान हमेशा अपने हरकतों से बाज कभी ना आया था, है और रहेगा। तो इस हिसाब से जो वो हर टाइम अपने कारनामे करते रहते, दिखाते रहते हैं, तो उस हिसाब से शायद वो एक लास्ट ऑप्शन है, बट जहाँ तक हो सके तो बातचीत से हो। अभी कुछ भी ऐसा कहना बहुत जल्दी होगा कि हाँ, अगर इंडिया भी ऐसा करेगा, क्योंकि अगर ऐसी सबके सब करने लगे अपनी संपत्ति को वो करने के लिए कि हाँ ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं वॉर के थ्रू ही इसको कर दूँ, तो ये एक तरह से गलत मॉडल ही पेश होगा अभी कि हाँ, कोई और मतलब समाधान ना निकालते हुए डायरेक्ट वॉर पे आना। नहीं, देखिए, पुतिन एक बहुत अग्रेसिव लीडर हैं, लेकिन भारत की लीडरशिप कभी भी अग्रेसिव नहीं रही है। भारत ने हमेशा बातचीत को ही अपना पहला वेपन माना है। ऐसा इसमें मैं कह नहीं सकता, बट हाँ, अगर जो पीओके है उसके ऊपर तो वैसे ही हमेशा तनाव चलता रहता है। हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे रहती है, हमेशा पोस्टेड रहती है, बट अगर स्टेप्स लेने होंगे, हार्ड स्टेप्स लेने होंगे तो शायद हो सकता है, पॉसिबली। दूसरी बात कि भारत आतंकवाद को, वो भारत जो है बातचीत जो नहीं कर रहा है वो आतंकवाद की वजह से, और भारत को किसी को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की अपनी ही युद्ध नीति बहुत अच्छी है, और वो शांतिप्रिय ढंग से और अपने जो भी पार्ट जो हमारा गया है पीओके का, उसको अपने कूटनीतिक ढंग से और अपने शांतिपूर्ण ढंग से खुद ले लेगा। नियंत्रण में बिल्कुल ले सकते हैं, पर उसके लिए राष्ट्रवाद का होना बहुत ज़रूरी है। अगर राष्ट्रवाद है तभी ये जरूरी, तभी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि अगर आप जैसे आप कहते हैं कि चीन है, अब चीन पहले तिब्बत था, तिब्बत को चीन ने दे दिया, क्योंकि कमज़ोर था। जिसके पास ताकत है उसी की सुनवाई होगी, जिसके पास ताकत नहीं है उसका कोई रोल ही नहीं हो सकता। ऐसे तो फिर सारी कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स है। हर किसी एक नेबर कंट्रीज़ के साथ अपना प्रॉपर्टी का किसी ना किसी का डिस्प्यूट होता है। अगर सबके सब यही मॉडल फॉलो करते रहे, नहीं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो डायरेक्ट वॉर पे आ जाए, तो तब तो वर्ल्ड वॉर को कोई रोक नहीं सकता फिर। एंड यूनाइटेड नेशंस इसमें स्टैंड ले पाए अच्छी तरीके से, तो बातचीत ही अच्छा है, एक ऑप्शन है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये हो, पर ऐसा कहा जाता है कि वॉर हमेशा आंसर नहीं होता, बट कहीं कहीं वॉर ज़रूरी भी होता है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 को देखें, बिल्कुल कर सकते हैं, विदाउट एनी डाउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जब तक इतने पहले सरकार थी तो जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो इस टाइम पे सब कुछ मोदी जी ने करा है, तो ये चीज़ मोदी जी आराम से कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है पर कहीं कहीं ज़रूरी होता है, तो मे भी क्या पता आगे जाके कुछ ऐसा स्टांस हो मोदी का। भले ही युद्ध 2 देशों के नामों पर लड़ा जाता हो, लेकिन पीड़ा भोगने वाले आम लोग भी होते हैं। तो क्या किसी भी मसले को सुलझाने के लिए वॉर को एज अ ऑप्शन भी कंसिडर करा जाना चाहिए? नहीं, वॉर कभी भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो शांति वार्ता से ही बढ़कर कुछ नहीं होता। कई बार आप सिटिंग्स करो, कई साल लग जाते हैं, लेकिन शांति से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। वॉर विध्वंसक होता है, उससे किसी को कुछ नहीं मिलता है। नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। वॉर बेसिकली अगर 2 देश के बीच भी हो रहा है तो वो दोनों भी
कोई जीत भी रहे तो उसका भी नुकसान है, जो हारा तो उसको नुकसान है, और पूरी दुनिया भी उससे, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्स में, मार्केट्स में सब गिर चुके हैं, कुछ लोग फंसे हैं, कुछ लोग किसको सपोर्ट कर रहे, तो वो न्यूट्रलिटी भी नहीं होता है। इन दी एंड बातचीत करके ही मेन ये सब मसले सुलझाए जा सकते हैं। नहीं, मैं नहीं बोलूँगी कि एज अ वॉर एक वन एंड ओनली ऑप्शन होना चाहिए। उससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और इसमें मैं एक बात ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगी कि इसके लिए जैसे हमारे यूनाइटेड नेशन है, और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी काफ़ी कुछ बोला है कि उसको काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। अभी क्या होता है ना, यूएनएससी में मतलब एक तरह से लगता है सिर्फ यूएसए और ज़्यादा से ज़्यादा चाइना का ही बोलबाला है। देखो, अगर बातें समझौते से हो जाएं तो वार नहीं होता। जब ये समस्या हो जाती है कि आपका जो कुछ दूसरे का निर्णय है, दूसरे देश का, और आप दोनों को समझौता नहीं हो रहा है, तो फिर वार बहुत ज़रूरी है। और उसको अपनी ताकत दिखाने का एक समय आता है कि वो अपने दिखाए कि मेरे पास भी ताकत है। अगर यूक्रेन, आप देखा जाए, यूक्रेन बार बार बोल रहा था कि हाँ करो करो हमला, पर उसके पास कुछ नहीं था। वो सिर्फ दिखा रहा था कि है मेरे पास है, पर रूस ने एकदम हमला करके उसको दिखा दिया कि उसके जैसे उनका, आप कह सकते हो कि उनका ध्वज ही उड़ा दिया उन्होंने। अनलेस और अनटिल वो आपके मतलब लेवल के ऊपर जा चुका है, टॉक्स ख़त्म हो चुकी है, बातें ख़त्म हो गई, विवाद ख़त्म हो, देन वॉर इज़ द लास्ट सोल्यूशन। उससे पहले तो जितना हो सके तो उस चीज़ को मतलब हमें वो अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, वॉर एक सर्टेन टाइम पे ज़रूरी है। इसके लिए एक ऐसा अथॉरिटी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, सच में एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इस चीज़ को भी एक तरह से टेक केयर करे, जो कि मुझे नहीं लगता आजकल के टाइम पे यूनाइटेड नेशन अच्छे से इस चीज़ को कर पाता है। और ये चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने भी उठाई, जो कि बहुत अच्छी चीज़ उठाई कि उनको यूनाइटेड नेशंस जो है वो सारी कंट्रीज़ के लिए एक बराबर होना चाहिए। किसी का भी, कोई कंट्री का एक पावरफुलनेस वहाँ नहीं दिखनी चाहिए, तभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। जो भी आपने इतने सालों में जो आपने अचीव किया है, या अपनी डेवलपमेंट है, जो चीज़ भी आपने अपने देश के लिए की है, अपने देश को ऊपर ले जाने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए किया, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। देश वहीं एक बहुत पीछे जाके खड़ा हो जाता है। कोई भी देश हो, कोई चाहे डेवलप्ड कंट्रीज़ हो चाहे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, कोई भी देश हो, वो वॉर सबके लिए ही नुकसानदायक है। तो वॉर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारा जो वर्ल्ड है वो ट्राई कर रहा है कोप अप करने के लिए, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने झेली, और अब ये वॉर देखना जो अनप्रिडिक्टेबल था एकदम से, हालांकि वार्निंग पहले से दी गई थी। युद्ध एक ऑप्शन नहीं है जिससे हर जगह डिस्ट्रक्शन हो, तो मेरे हिसाब से बातचीत ही मेन ऑप्शन है। वॉर इन दी एंड नहीं होना चाहिए, जहाँ तक अवॉइडेबल है होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, बिकॉज अगर बात से ही सुलझनी होती चीज़ें तो वॉर तो कभी निकलती ही नहीं है। लाइक दुनिया में वॉर क्या होता है किसी को पता ही नहीं होता, बिकॉज अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही है, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर ली है, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यस, अगर वॉर ही उसका एक है कि वॉर से ही समझ में आएगा, तो यस, वॉर होनी चाहिए। उसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ करना चाहिए। हमेशा आंसर नहीं होता, बट अगर कोई और ऑप्शंस नहीं है तो मे बी कंसिडर कर सकते हैं हम। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर ज़्यादा कुछ नहीं तो आप ये सीख ज़रूर ले सकते हैं कि अपने पड़ोसियों से और करीबियों से अच्छे संबंध कायम करना कितना आवश्यक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।